मैं बोला तुम पार्टी में आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी फिल्म में नहीं आऊँगा। जिनका आजकल ठीक नहीं है हाल, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। गाँव गाँव की बोल रहे दादी, राहुल गांधी कब करेगी शादी। नमस्कार, जनसत्ता.com बेबाक में आज हमारे मेहमान हैं रामदास आठवले जी। आठवले जी केंद्र की सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और इनके बारे में एक ख़ास बात ये भी है कि इनका कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था। ये हॉस्टल में पढ़ ही रहे थे और तभी जो है इनको मंत्री बनने का ऑफ़र आ गया और हॉस्टल से ये सीधा भागे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। आठवले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले बात कर रहे हैं जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इन राज्यों में आपकी पार्टी कहीं पर चुनाव लड़ रही है क्या? सभी राज्यों में मेरी पार्टी है, लेकिन अभी मेरी पार्टी इतनी इलेक्शन लड़ने इतनी सक्षम नहीं है। लेकिन मैंने कार्यकर्ताओं से बात किया है कि भाई सीटें ज़्यादा लड़ना ठीक नहीं है और लड़ना है तो कुछ अच्छा वोट तो मिलना चाहिए। अगर इतना अच्छा वोट नहीं मिलने वाला होगा तो अपन बीजेपी का पूरा समर्थन करते हैं। इस पर मेरी चर्चा चल रही है और हर राज्य के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके मैं निर्णय लेने वाला हूँ। आप नागालैंड में चुनाव लड़ गए, तो फिर इन 5 राज्यों में इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो नागालैंड में हमने 8 कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से मेरे रिपब्लिकन पार्टी के 2 कैंडिडेट चुनकर आए हैं और वहाँ 4 कैंडिडेट मेरे सेकंड में थे और 2 कैंडिडेट थर्ड में थे। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर बीजेपी का नुकसान कुछ नहीं है आपके लड़ने से, वहाँ आप लड़ लेते हैं और जहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है, जहाँ बीजेपी मजबूत है, वहाँ आपको लड़ने नहीं दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी के साथ मेरे सबके साथ संबंध अच्छे हैं। जब मेरी पार्टी लड़ती है तब ऐसा कुछ हम इतना नहीं तो सोचते हैं, लेकिन बीजेपी का नुकसान हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह हमने उत्तर प्रदेश में मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगले चुनाव के पहले अगर रिपब्लिकन पार्टी में मुस्लिम कम्युनिटी आना चाहती है, वो डायरेक्ट बीजेपी में ज़्यादा नहीं जाना चाहती है, तो बड़े बड़े मुस्लिम नेता मेरे संपर्क में हैं। तो अगर मतलब रिपब्लिकन पार्टी को 2-3 सीटें दी जाती है और मुस्लिम आवाम के लोगों को अगर वो टिकटें दी जाती है और जहाँ कभी बीजेपी चुनकर आती नहीं है, ऐसी सीटें दी जाती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को और भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मायावती का डाउनफॉल है और उसका अल्टरनेटिव रिपब्लिकन पार्टी बन सकती है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा प्रस्ताव हमने रखा है। मैंने जेपी नड्डा साहब के साथ भी बात किया है, तो देखते आगे क्या होता है। लेकिन अभी ये तो 5 राज्यों के चुनाव है, तो उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। तो इन 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, इसको लेकर अभी आप अपनी ही पार्टी में चर्चा कर रहे हैं या बीजेपी से भी कोई बातचीत हुई है आपकी? हाँ, बीजेपी के साथ भी बातचीत हुई है। हमारे लोकल कार्यकर्ताओं को मैंने सूचना दी है कि भाई उनके साथ बात करिए। जिस तरह राजस्थान के अध्यक्ष और प्रभारी कल मेरे साथ चर्चा करने के लिए आए थे, तो जो हमारे जोशी साहब जो उधर के अध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्होंने बात की है और हमने उनके पास प्रस्ताव रखा था कि भाई 2 सीट हमको दीजिए, लेकिन कोई सीट छोड़ने का कोई मतलब इतना संभव नहीं है। तो देखते आगे क्या करना है। तो 2 सीट आपने राजस्थान के लिए मांगा है अभी? राजस्थान के लिए मांगा था, फिर मध्य प्रदेश के लिए भी मुख्यमंत्री जी के साथ भी हमारे कार्यकर्ताओं की बात हुई थी। अभी मैं भोपाल जा रहा हूँ, वहाँ मैं सीएम और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे मैं बात करूँगा और मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं कि भाई पूरी सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करें। वहाँ सीट ना लड़कर वहाँ बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आरपीआई का भी सहयोग होना चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई अगर सत्ता आती है तो सत्ता में कोई भागीदारी देने का विश्वास अगर दिया जाता है तो हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ को लेके क्या प्लान है आपका? नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारी पार्टी उधर है। अभी देखते हैं, वहाँ भी पार्टी हमारी बहुत इतनी स्ट्रांग नहीं है। हर जगह पर मेरी पार्टी का यूनिट है, कार्यकर्ता जिले जिले में काम करते हैं।
लेकिन चुनाव लड़कर इतने सक्षम चुनकर आने की ताकत वाले कार्यकर्ता नहीं है। जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर इस पर बात होती है कि हम सारे सीटों पर समर्थन करेंगे और हमें कुछ सत्ता में भागीदारी की एक गारंटी मिले, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पर सत्ता बन गई है, अब बीजेपी उसमें भागीदार है, लेकिन अभी तक उसमें आपको भागीदारी नहीं दी गई है, तो ये क्यों हो रहा है? आपने इस बारे में कोई बात की है बीजेपी नेतृत्व से? तो मतलब हमने जो देवेंद्र फडणवीस जी जो बीजेपी के प्रमुख नेता है, मतलब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी है, उनके साथ हमने जब बीच में तो 2.5 साल सरकार महाविकास आघाड़ी की थी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, जब एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए शिवसेना के और 10 एमएलए इंडिपेंडेंट है, जब 50 एमएलए को लेकर जब वो महाविकास आघाड़ी से बाहर आ गए तो उद्धव ठाकरे को रिजाइन देना पड़ा। और फिर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बड़ा ममन करके एकनाथ शिंदे के कारण ही ये अपनी सरकार बन रही है, तो इसीलिए उनको मुख्यमंत्री पद देने का विचार उन्होंने किया। और वो खुद बनने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक जब एकनाथ शिंदे जी का शपथ ग्रहण का समारंभ हो रहा था, उसके पहले आधा घंटे पहले ही जेपी नड्डा साहब का फ़ोन आया उनको, और उन्होंने बोला कि भाई आप डिप्टी सीएम पद की शपथ लीजिए। फिर वो तो तैयार हुए, फिर वो डिप्टी सीएम जब बने तो दोनों का ये शपथ हुआ था। जब कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब हमने देवेंद्र जी से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि अभी छोटा मंत्रिमंडल हमको बनाना है, लेकिन जब विस्तार होगा तब हम ज़रूर उसका विचार करेंगे। लेकिन अभी 1 साल से ज़्यादा महीने हो चुके हैं, तो विस्तार तो अपना तो विस्तार रह गया, लेकिन अजित दादा पवार का विस्तार हो गया, उनके 9 मंत्री उसमें आ गए। तो इसीलिए अभी हमने मांग तो किया और उन्होंने एक मंत्री पद देने का विश्वास भी हमको दिलाया है। तो आपने ही एक मांगा या एक का उन्होंने आश्वासन दिया? नहीं, हमने एक मांगा है और एक मंत्री पद देंगे ऐसा उन्होंने बताया। जब उसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब भी एक हमारा मंत्री था, तो इसीलिए अभी हमारा एक मंत्री होना चाहिए, ये हमारी मांग है और वो हम देंगे ऐसा उन्होंने बताया है। तो आप जैसे महाराष्ट्र में आप बता रहे हैं इतनी विस्तार है इतना आपकी पार्टी का, तो जब ये सब वहाँ पर चल रहा था तो उसकी कुछ भनक आपको थी, आपसे कोई बात? हाँ, तो मतलब इसकी जानकारी तो मतलब ये अंदर से तो बहुत दिनों से चल ही रहा था। जब माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, उसके पहले जो शिवसेना पार्टी थी जिनके 56 एमएलए चुनकर आए थे, तो उसका नेता के रूप में एकनाथ शिंदे जी का नाम था, लेकिन अचानक उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, तो उससे एकनाथ शिंदे जी तब से नाराज़ थे और शुरू से भी उनको लगता था कि वह अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने, संजय राउत जी ने माना नहीं, उन्होंने बोला कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और बीजेपी दूसरी पार्टियों को ख़त्म करती है। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन हमको ख़त्म करने का कोई विषय नहीं है। हम उनके साथ लगातार मैं 2012 से मैं उनके साथ, बीएमसी का जो इलेक्शन हुआ था तब से मेरी पार्टी मतलब उनके साथ है। मैं वहाँ बांद्रा में रहने के लिए आया था और माननीय बाला साहब ठाकरे जी उसी एरिया में रहते थे। उनके जन्म दिवस के दिन मैं उनको मिलने के लिए गया, उनको शुभेच्छा देने के लिए गया, तो उन्होंने मेरे साथ 1.5 घंटा तक बात की और उन्होंने मुझे ये बताया कि शिव शक्ति भीम शक्ति एक साथ आनी चाहिए। और मेरे पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत बड़े मित्र थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ अगर उनके संबंध इतने अच्छे थे तो मुझे भी बाबा साहब के बारे में बहुत बड़ा प्यार है, उनके बारे में आदर है, तो आपने हमारे साथ आना चाहिए। तो फिर मैं तो तैयार नहीं था, लेकिन बाद में मैंने 8-9 महीने मैंने महाराष्ट्र के सभी पत्रकार अलग अलग विचारधारा के हैं, साहित्यकार हैं, हमारे अम्बेडकरी विचारधारा के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ हमने बात की, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मैंने बात की और सब ने मुझे बोला कि बीजेपी शिवसेना के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति में इसी तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। और इसीलिए मैंने फिर बीएमसी इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी शिवसेना का समर्थन किया। आरक्षण की बात आपने छेड़ी तो कास्ट सेंसस पर हम आते हैं,
तो कास्ट सेंसस के आप पक्ष में हैं या आप चाहते हैं कि नहीं हो, क्या आपका रुख है? हाँ, मतलब कास्ट सेंसस के संबंध में तो मैं कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये भूमिका मेरी है, लेकिन खाली ओबीसी का कास्ट सेंसस होना चाहिए उसके लिए मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। ओबीसी का तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर कास्ट सेंसस करना है तो सभी जातियों का कास्ट सेंसस करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि विभिन्न जातियों की जानकारी सामने आ जाएगी, अभी सिर्फ SC/ST की आती है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इतना है कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है ये जानकारी मिलेगी। लेकिन जो मैंने टेक्निकल मुद्दा बताया, इसीलिए सरकार के सामने टेक्निकल मुद्दा है कि जाति व्यवस्था अगर हमने कानून से ख़त्म की है, फिर जाति के नाम पर कैसा सेंसस करेगी, इसी तरह की डिफ़िकल्टी है। लेकिन उसको कैसा सॉल्व करना है वो सरकार ने देखना है। लेकिन सेंसस करने से कोई बहुत सारा फ़ायदा ऐसा कुछ नहीं है। खाली आंकड़े अपने को मिलेगी कि भाई ये जाति इतनी % है, वो जाति इतनी % है, इतने आंकड़े मिलेगी, उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। तो ये जिस परसेंटेज में जातियों की आबादी है, उस परसेंट में हक या आरक्षण की बात भी चल रही है, तो आप क्या मानते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सही है? 22.5% था SC/ST का, तो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से 22.5% आरक्षण हमको है। बाकी का किसको बांटना है उसको बांटो, हर जाति का कितना % उनको दीजिए। जिसकी जो हिस्सेदारी है वो हर एक को मिलनी चाहिए, तो उसको हमारा विरोध नहीं है। महिलाओं की जो आबादी है लगभग आधी है और उनको जो आरक्षण मिला है वो 33% मिला है, तो इस सिद्धांत से उनको भी 50% आरक्षण मिलना चाहिए, क्या आप मानते हैं ऐसा? हाँ, मतलब 50% मिलना चाहिए। अभी तो महिलाओं को लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण है ही। स्थानिक स्वराज्य संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है, लेकिन अभी पहले टप्पे में उनको 1/3 मिला है। बाद में और भी कुछ मांग होती रहेगी, तो बाद में 50% करने में हमारा विरोध नहीं है। तो जो आरक्षण का मूल उद्देश्य था, क्या वह उद्देश्य आरक्षण से पूरा हो रहा है? मतलब जो असमानता थी वो असमानता कम हो रही है समाज के विभिन्न वर्गों में? मुझे लगता है कि आरक्षण मिलने से मतलब हमारे दलित समाज के, आदिवासी समाज के लड़के बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। हमारे समाज के बहुत सारे फॉरेन ओवरसीज स्कॉलर लेकर इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, यूक्रेन में, कई देशों में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। आरक्षण मिलने से हमारे बहुत सारे अधिकारी IAS, IPS, इंजीनियर, प्रोफेसर या अलग अलग क्षेत्र में साइंटिस्ट अलग अलग क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आरक्षण का फ़ायदा हमारे समाज को बहुत अच्छा हुआ है। आरक्षण जाति व्यवस्था को ख़त्म करने में सहयोग कर रहा है या उसको और बढ़ा रहा है? SC/ST के लिए तो आरक्षण रहना ही चाहिए, मतलब समान अवसर पैदा करने का बेहतर होगा। उसमें भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड के भी लोग हैं, अच्छे भी लोग, मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी लोग हैं, लेकिन उनके लिए अवसर के लिए ऐसा होना चाहिए। लोकसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, उसके लिए सभी पार्टियां एक तरह से तैयारी में जुटी हुई हैं। आपने अभी थोड़ा सा ये बताया कि यूपी में आप चाह रहे हैं कि आपको 2-3 सीटें दी जाए, और आपको कहाँ पर लगता है कि आप जो है बीजेपी से कह सकते हैं कि इस राज्य में हमारे पोटेंशियल है, यहाँ पर आप हमको टिकट दीजिए? मतलब कहाँ पर लगता है कि आपको लोकसभा चुनाव में आपका विस्तार हो सकता है? 10-12 सीटें RPI को देने का निर्णय अगर बीजेपी लेती है, तो बीजेपी को दलित वोट मिलने के लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। तो उसके लिए मैं JP नड्डा साहब, अमित शाह साहब से बात करने वाला हूँ, और हमको कौन कौन सी सीट चाहिए उसके बारे में अभी ये 5 राज्यों की चुनाव के बाद मैं उनको मिलने वाला हूँ, और मैं उनके पास मांग करने वाला हूँ। जो आपका मंत्रालय है, अब तो आप भी 6 साल से करीब मंत्रालय में हैं, तो आपके मंत्रालय के जरिए ऐसे कौन कौन से कदम पिछले 5-6 सालों में उठाए गए हैं जिससे जो सामाजिक न्याय लोगों को मिलने में आसानी हुई और जो असमानता है समाज में वो कम करने में मदद मिली? हाँ, तो मतलब हमारा मंत्रालय जो है, मंत्रालय समाज में यूनिटी कहीं से पैदा हो उसके लिए भी हमारा मंत्रालय काम करता है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन उसकी विविध योजनाएं हैं, और उस माध्यम से मतलब कोई वर्कशॉप करना हो,
कोई और भी मतलब सोशल इक्वालिटी के लिए कोई प्रोग्राम लेना है वो भी हम करते हैं। बाकी मेरे मंत्रालय की एक बड़ी स्कॉलरशिप की स्कीम है, लाखों स्टूडेंट को स्कॉलरशिप हमारे मंत्रालय के माध्यम से मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप, फॉरेन ओवरसीज स्कॉलरशिप है। दूसरा वेंचर कैपिटल फंड नाम की एक हमारी स्कीम है, तो लिमिटेड कंपनी बनाकर शेड्यूल कास्ट के 9 जवानों को 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। उसके बाद दिव्यांगजन जो है पूरे देश भर में 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांगजन की संख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक है। और दिव्यांगजनों के लिए हम कम से कम 11,500 से ज़्यादा कैंप हमने लिए हैं और कम से कम 30-40 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजनों को हमने साहित्य बांटा है। उसमें कान की मशीन होती है, व्हील चेयर होती है, स्टिक होती है, मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, ऐसे अलग अलग जो साहित्य होते हैं वो साहित्य हम उनको बांटते हैं। और कानपुर में हमारी एलिमको कंपनी है, उनके माध्यम से मेडी कैंप रखते हैं। जहाँ जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का होता है उसी ज़िले में हम कैंप रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंप हमने आज तक लिए हैं। तो इसके लिए सुगम्य भारत योजना नाम की योजना बनाई है। दिव्यांगजन के लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। मेरे मंत्रालय का शेड्यूल कास्ट का कमीशन है। शेड्यूल ट्राइब कमीशन तो अलग है ही है, लेकिन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन आता है, ओबीसी कमीशन आता है और सफाई मजदूर कमीशन आता है। सफाई मजदूरों के लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और हाथ से मैला ढोने वाले जो मतलब सफाई मजदूर है तो उनके लिए काफ़ी मदद की जाती है। और हाथ से मैला ढोने वाले प्रथा को बंद करने का कानून जो है, ये कानून हमारी सरकार ने बनाया है। और अभी कुछ ऐसे जगह पर हाथ से मैला ढोने का काम होता है, लेकिन टेंटेटिवली 99% से ज़्यादा जगह पर ये काम नहीं होता है। तो सफाई मजदूरों को संगठन करने के लिए भी हमारा मंत्रालय काम करता है। शेड्यूल कास्ट के लिए भी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ओबीसी के लिए भी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो इसी तरह हमारे मंत्रालय की विविध योजनाएं हैं, स्किल ट्रेनिंग की योजना है और उस माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट को स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। एक दलित आबादी जो है इस देश की, तो बड़ी संख्या में दलित लोग मजदूरी करते हैं। लेकिन एक जो ट्रेंड देखने में आया है कि पिछले 12-15 सालों में उनकी दूसरी पीढ़ी भी मजदूरी में ही आ गई, मतलब मजदूर का बेटा मजदूर ही बन गया और करीब 3/4 मजदूरों के साथ ये स्थिति हुई। सामान्य वर्ग में जो मजदूर हैं उनकी जो दूसरी पीढ़ी आई उनकी संख्या कम हुई, बट दलितों में कम नहीं हुई। तो ये स्थिति बदलने के लिए क्या हो रहा है और क्या हो सकता है? हाँ, तो उसके लिए जो बात सही है कि मतलब जिस तरह अभी सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा, सरकारी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर बनता जा रहा है। वो प्राइवेट सेक्टर बनेगा तो वहाँ रिजर्वेशन की स्कीम रिजर्वेशन बंद हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। और जो आपने बताया कि भाई मजदूर का बेटा आज भी मजदूर है, उसको हमारा अपील ये है कि भाई उन्होंने अपना छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहिए। मैंने जो वेंचर कैपिटल फंड का बोला, दूसरा MSME डिपार्टमेंट ऐसा है कि लघु उद्योग ऐसा है कि उसमें 50%, 60%, 70% सब्सिडी है। खादी ग्रामोद्योग की बहुत सारी स्कीम है, उसमें सब्सिडी है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना नाम की एक संस्था आई है, एक स्कीम आई है और उसमें 50 लाख रुपए में एक प्रोजेक्ट फिशरी का लगता है। आधा एकड़ में 50 टैंक लगते हैं और उसमें फिश मतलब फिश का जो उत्पादन होता है वो होता है। और 50 टैंक में एक आदमी ने अगर वो शुरू किया तो हर महीने में उसको 2 लाख रुपए फ़ायदा मिलता है। वो फिशरी लेने वाले भी लोग हैं, फिशरी देने वाले भी लोग हैं, लोन देने वाले भी लोग हैं और उसमें 30% सब्सिडी भी है। तो उसका फ़ायदा भी हमारे नौजवानों ने उठाने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में आरपीआई की एक रैली थी आपकी पार्टी की मेरठ में होनी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि आप आएंगे और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, लेकिन ना आप पहुंचे ना मौर्य जी पहुंचे। तो ऐसा क्यों हुआ? और सर क्या लखनऊ और गोरखपुर में जो आगे कहा जा रहा है कि और
आपकी सभाएं होंगी, वहां आप पहुंच रहे हैं? हाँ, मतलब जो मेरठ में सभा थी तब मेरे पैर को थोड़ी जख्म हुई थी, तो इसीलिए मैं उस वक्त तो मैं एडमिट था बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो मैं तो आया नहीं, लेकिन मैंने मैसेज दिया था कि भाई प्रोग्राम होना ही चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य जी को जब मैंने फ़ोन पर बोला था कि भाई आपने मेरठ की रैली को अटेंड करना है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे बहुत आनंद होगा, तो उन्होंने पत्र भी भेजा था कि मैं उसमें आ रहा हूँ। लेकिन बाद में उनके तरफ से मैसेज आया कि भाई अगर मित्र पार्टियों के प्रोग्राम में जाने के लिए हमको जेपी नड्डा जी का परमिशन लेना चाहिए, तो इसीलिए वो भी आए नहीं। तो अभी तक मेरा कार्यकर्ताओं को कहना है कि रैली जो है, रैली अगर वहाँ कार्यकर्ताओं ने बोला था कि 25,000 लोग जमा हो गए, लेकिन वहाँ कोई इतने कार्यकर्ता भी ज़्यादा आए नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी कोशिश है कि जो बसपा जो है, बसपा का कमज़ोर हो गई है। और एक ज़माने में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में थी, चरण सिंह की सरकार में हमारे 19 एमएलए चुनकर आई थी और 4 मंत्री हमारे थे उसमें। तो रिपब्लिकन पार्टी का जो हाथी सिंबल है, ये ओरिजिनल हमारा सिंबल है। लेकिन बाद में कांशीराम जी ने अपनी बहुजन समाज पार्टी चालू करने के बाद तब हमारे जो बीपी मौर्य जी थे, रामदन जी थे, संगप्री गौतम जी थे, ऐसे नॉर्थ इंडिया के जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, उन्होंने किसने कांग्रेस ज्वाइन की, कोई इधर गए उधर गए, तो यहाँ का काफ़ी वैक्यूम था। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला और बहुजन समाज पार्टी ने दलितों को इकट्ठा करने का बड़ा काम उसमें किया है। लेकिन अभी की हालत ऐसी है कि मतलब बहुजन समाज पार्टी पर जो विश्वास था वो लोगों का टूट रहा है और अभी वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अभी तक हम थोड़ा सा ताकतवर लोग जुटने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तो हमारी कोशिश है, मैं बहुत बार उत्तर प्रदेश में गया हूँ। पहला प्रोग्राम ऐसा हुआ कि मेरे पैर को लगने से थोड़ा मैं चल नहीं पाता था और मैं एडमिट रहा था, तो इसीलिए मैं उधर नहीं आया था। नड्डा जी ने मौर्य जी को परमिशन नहीं दी जाने की? अभी उन्होंने परमिशन लिया कि नहीं मालूम नहीं, लेना चाहिए तो उन्होंने, अगर उनको निमंत्रण दिया था तो उन्होंने परमिशन लेना चाहिए था। जिस तरह भी अनुप्रिया पटेल जी के प्रोग्राम में मैं भी था, अमित भाई भी थे, बाकी के मुख्यमंत्री भी थे, अपने योगी आदित्यनाथ जी भी थे, तो वो तो उत्तर प्रदेश की है ही है। लेकिन अभी हमारे पार्टी को भी अगर थोड़ी बीजेपी ने ताकत देनी चाहिए, अगर बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा धक्का देना है, तो रिपब्लिकन पार्टी को साथ लेने की भूमिका अगर बीजेपी लेती है तो बहुत सारे जो बहुजन समाज पार्टी के नेता मतलब ऐसे एकदम बीजेपी पर नाराज है, ऐसे कई बड़े नेता हमारे पार्टी में आ सकते हैं। अभी तो कोई ऐसे बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, तो मास बेस वाले लीडर अगर आ जाते हैं तो माहौल बनेगा। तो हमारी कोशिश है कि थोड़ा आगे माहौल बनाएंगे लोकसभा के पहले। और मेरी योगी आदित्यनाथ जी से बात भी हुई है, जेपी नड्डा साहब से भी बात हुई है, लेकिन देखते हैं जब तक हमारी ताकत थोड़ी नहीं दिखाई देगी। अभी हमने 17 दिसंबर को एक रैली लखनऊ में रखी है, जिसमें एक 40-50 हज़ार लोग आना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। तो रैली अगर सफल हो जाती है तो बीजेपी को भी थोड़ा सा लगेगा कि भाई रिपब्लिकन पार्टी के साथ ताकत है। उसमें बीजेपी वाले भी आ रहे हैं? अभी देखते हैं, अभी बीजेपी वाले तो हाँ बोलते हैं, लेकिन बाद में ना बोलते हैं, तो अभी वो तो हमारी रैली तो हम करेंगे, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा। मौर्य जी ने फिर बाद में बात नहीं की अपने मौर्य जी से, क्या हुआ, क्यों नहीं आए? नहीं, मैंने तो बात नहीं किया, लेकिन उनका मैसेज ऐसा आया कि भाई, तो उन्होंने पहले से नड्डा जी को पूछना चाहिए था कि कोई पॉलिटिकल कोई रैली नहीं, मतलब अपने मित्र पार्टी की रैली है, उसमें जाने में दिक्कत नहीं है। तो ये अभी थोड़ा सा उन्होंने हमको ताकत देनी चाहिए, मतलब वो हमको यूपी में रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती बीजेपी, आरपीआई को महाराष्ट्र में रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके फ़ायदे के लिए हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसके फ़ायदे के बाद आरपीआई का भी फ़ायदा हो सकता है। तो खाली बीजेपी ने बोलना चाहिए कि आरपीआई हमारे साथ है, नेशनल लेवल में तो हम एनडीए में है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी आरपीआई को साथ लेने की भूमिका रखती है
तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। एक 8-10 सीटें आरपीआई के कारण जुट कर आने के लिए मदद हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो क्या आपके छोटे दल है उनको फायदा होगा? आप उसको कैसे देखते हैं? क्या वो लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? बहुत सारा पैसा बचा जा सकते हैं और लोकसभा का प्रचार करते करते विधानसभा का प्रचार करने में दोनों का ही प्रचार हो जाता है। कोई हीरोइन आ रही है पार्टी में? कंगना को भी आप ऑफर कर चुके हैं। हाँ, कंगना रनौत को भी आप सलाह दे चुके हैं कि राजनीति में आ जाए। हाँ, राजनीति में आ जाओ मैं बोला था, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं है। तो अभी कंगना रनौत शायद बीजेपी के टिकट पर कहाँ से तो लड़ सकती है, वो कुछ लड़ना चाहती है, ऐसी चर्चा है। और पूरे बहुत सारे फिल्म एक्टर मेरे साथ, सभी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। तो देखते हैं, अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस आएगी तो हम उनको लेके पार्टी में। बड़े चेहरों से ज्यादा पॉपुलर चेहरों पे दाव खेलना पसंद करते हैं, जैसे राखी सावंत। आपको ही पता था कि वो जीत नहीं पाएंगी, तब भी उनको टिकट दिया गया था, चुनाव भी लड़वाया गया। तो बोला आ जाओ, अगर पार्टी में ज्वाइन करना है तो आ जाओ। मैं बोला तुम पार्टी में आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी फिल्म में नहीं आऊँगा। कोरोना का जब भी जिक्र होगा भारत में, एक लॉकडाउन याद किया जाएगा कि आपका गो कोरोना को याद किया जाएगा। आपको भी अंदाजा था इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे आप, मतलब आपका वो डायलॉग पूरे तो दुनिया भर में भी लोग गो कोरोना गो बोलने लगे। लेकिन अगर अभी मुझे आप पूछते हैं कि अभी कोरोना तो चला गया है, तो अभी अगर मुझे पूछते हैं कि आपका अभी नारा क्या होगा, तो मेरा अभी नारा ये होगा कि गो राहुल गांधी, गो राहुल गांधी। राहुल गांधी को कहाँ भेजना चाह रहे हैं? हाँ, कहाँ भेजेंगे? कहाँ मतलब किधर भी जाओ इधर। जैसे कोरोना को तो आप चाइना वापस भेजते, राहुल गांधी को कहाँ भेजेंगे? नहीं, राहुल ठीक है, नहीं राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी जी ने हमेशा मोदी जी पर अटैक नहीं करना चाहिए। INDIA ठीक है, या इंडिया ऐसा बोलो, लेकिन इंडिया बोलकर देश का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, मतलब इंडिया कैसा नाम कैसा हो सकता है? इंडिया विरोधी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। नहीं, इंडिया तो मेरे पार्टी का नाम है ही, तो क्या अपमान करने के लिए नहीं है। लेकिन ये विरोधी दल का नाम जो है वो ऐसा लेना ठीक नहीं है ना। पार्टी का नाम तो इंडिया है, वो ठीक है। जिक्र है कि सीमा हैदर आपकी पार्टी से ज्वाइन कर सकती हैं। नहीं, हमारे एक कैलाश मासूम जी है, जो बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस से उनके संबंध रहते हैं, और वो यहाँ जेवर के रहने वाले हैं। जहाँ यहाँ से जेवर गांव है, लेकिन वो मुंबई में मेरा भाईंदर में रहते हैं। तो जो उनका जो सीमा हैदर का पति है, क्या नाम उसका? सचिन। तो वो कुछ उधर आया था गांव में और उसको मिला, तो उन्होंने मुझे बिना पूछकर ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई सीमा हैदर आरपीआई में आएगी और उसको टिकट दिया जाएगा। टिकट देना ही है तो मैं उनको पाकिस्तान का टिकट दे दूंगा, लेकिन पार्टी का टिकट यहाँ का नहीं देंगे। देश में ओबीसी सर्वे की चर्चा चल रही है, SC ST रिजर्वेशन को लेकर चर्चाएं हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों ही रिजर्वेशन में कुछ जातियों का ही डोमिनेंस है, तो आपको क्या कुछ एक जातियों का डोमिनेंस है, रिजर्वेशन का फायदा सब तक पहुंचे, तो इसके लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, एकदम हर जाति तक पहुंचे? तो पहले मैंने बोला कि सेंसस होने से कोई फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल ना नहीं है। सेंसस होने से खाली परसेंटेज वो जाति का कितना है उतनी जानकारी मिलेगी। उससे ना इकोनॉमिकल फ़ायदा है, ना सोशल फ़ायदा है, ना एजुकेशनल फ़ायदा है। लेकिन कल मांग करने के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है कि भाई हमारे समाज में एजुकेशन का इतना परसेंटेज है, इतना कमियां है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके लिए उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बाकी सेंसस का फ़ायदा एकदम अचानक ऐसा कुछ होगा नहीं। आज किन पर कविता सुनाएंगे आप? जिनका आजकल ठीक नहीं है हाल, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। जिनके पास बहुत ही आ गया है माल, जिनके पास बहुत ही आ गया है माल, इसीलिए एक दिन अटक जाएगी अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी? जब तक इस देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, तब तक कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? और गांव गांव की बोल रही है दादी,
गाँव गाँव की बोल रहे दादी, राहुल गांधी कब करेगी शादी। लास्ट में अब सिर्फ राखी सावंत और कंगना रनौत, राखी सावंत और कंगना रनौत, राखी सावंत पर जिनका नाम है राखी, उनके पिताजी थे खाकी, मतलब उनके पिताजी पुलिस में थे, उनके पिताजी थे खाकी। और राखी सावंत की अलग ही होती है झांकी, राखी सावंत की जिनकी अलग ही होती है झांकी, उनका नाम है राखी। अठावले जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।